ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग जनरल साइंस के क्लास को देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 फाइनल हो चुका था। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके पहले हम 6 जो है प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, और आपका इसके अलावा हम एलपी का, ठीक है, ग्रुप डी का और आपका जेई से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट था, प्रीवियस ईयर का पेपर था, इसको हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाहे तो जाके वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल साइंस के क्लास को देख रहे थे, और ये आपका जो जीडीसी का वैकेंसी आया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्लास आपका जो है ये आपका जनरल साइंस का हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस पर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जो है यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह का है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम, ठीक है, कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना, ये जो जितना भी आप ये 4 ऑप्शन है, ये पाचक एंजाइम है, तो इसमें से कौन है जो आपको लार में पाया जाता है। तो लार में जो आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। एमाइलेज जो होता है एंजाइम, ये आपके लार में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लार में और भी सारे एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट जो एंजाइम होता है, ये इसको कहते हैं श्लेष्म, ठीक है, श्लेष्म कहते हैं, ठीक है। श्लेष्म जो एंजाइम होता है ये भी आपका लार में पाया जाता है। दूसरा आपको होता है लाइसोजाइम इसको कहते हैं, ठीक है, ये दूसरा होता है। और तीसरा आपका होता है इसमें टाइलिन, ठीक है, टाइलिन। ये आपके जो है ये 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये 3 जो एंजाइम होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके लार में पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 जो एंजाइम है ये आपके लार में पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो एमाइलेज के अलावा 3 ये भी होता है जो आपका जो है लार में पाया जाता है, जो एंजाइम होता है। तो क्वेश्चन में था कि इसमें से कौन सा पाचक एंजाइम है जो आपका लार में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, एमाइलेज। और इसके अलावा 3 है, श्लेष्म, लाइसोजाइम और टाइलिन, ये भी आपको लार में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे आपको अगला है कि बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर है इनमें से कौन सा है जिसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर होता है, यहाँ पे ये किसका मिश्रण होता है, यहाँ पे बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो आपका होता है ये होता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा और किसका होता है, यहाँ पे बेकिंग सोडा और मृदु, यहाँ पे मृदु जो होता है मृदु खाद्य, ये आपका जो आपके अम्ल होता है इसका क्या होता है, ये मिश्रण होता है। बेकिंग यहाँ पे सोडा और जो आपका मृदु खाद्य अम्ल होता है इसका जो है आपका मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है NaHCO3, NaHCO3 ये आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, कई बार हम लोग देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर यहाँ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, ध्यान देंगे उत्तल दर्पण के सामने यहाँ पे इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी किस दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो आपका होता है इसके लिए क्या होता है, जो f की जो वैल्यू होती है ये होती आपकी यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि आपका यहाँ पे कि इतने सेंटीमीटर की दूरी पर जो है आपके रखा गया है, ठीक है, वस्तु। तो वस्तु के लिए यूँ क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 15, तो -15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कई बार यहाँ पे देख चुके हैं। और v की वैल्यू यहाँ पे जो प्रतिबिंब की यहाँ पे दूरी होती है प्रतिबिंब की, वो पूछ रहा है आपको, v का पूछ रहा है। तो अब दर्पण के फार्मूला से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है, ठीक है, इस फार्मूले से। तो यहाँ से आपको u दिया है, f दिया है, यहाँ पे u और f दिया है, v निकाल लेंगे। तो v कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये है आपका, अब देखिए यहाँ पे 1/v करेंगे, यहाँ पे 1/v, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f, और ये इसको इधर लेकर जाएंगे तो -1/u हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v = 1/f, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/10, और ये कितना है आपका u आपका दिया है -15, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +1/50, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे v इक्वल्स टू इसका एल्शियम ले लेंगे 15 10 का कितना हो जाएगा, इसका एल्शियम कितना हो जाएगा, इसका एल्शियम हो जाएगा 30, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, ठीक है। अब इसके बाद से आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई v इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 बाई 30, ठीक है, 5 बाई 30 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 1 बाई v इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30 बटा, सॉरी यहाँ पे इसको ये आपका ये नहीं होगा, अगर v निकालेंगे यहाँ पे इसको, अगर आप v निकालें यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे जब v निकालेंगे आप तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 बटा 5 हो जाएगा, यानी कि v कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। ये इसका जो वस्तु जो प्रतिबिंब की दूरी होगी आपकी 6 सेंटीमीटर आएगी और क्या होगी, आभासी बनेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर आभासी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी और आभासी बनेगी, यानी इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और दर्पण का जो फार्मूला होता है ये वाला आपका, इसको याद रखेंगे, 1 बाई v इक्वल्स टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल्स टू 1 बाई f। ये आपकी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी, ये आपकी फोकस दूरी होती है, ठीक है। इसके बारे में कई बार हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे इसी पे क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है, ठीक है। तो नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि कौन सी है इसमें से, तो जो आपकी सर्जरी होगी, सर्जरी द्वारा जो नसबंदी होगा ये आपका क्या एक अस्थायी विधि है, ठीक है, अस्थायी विधि है ये आपका यहाँ पे, ठीक है, अस्थायी विधि है ये आपका एक नसबंदी का अस्थायी विधि है, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। तो यह आपको पूछ रहा था नसबंदी में, तो सर्जरी द्वारा नसबंदी एक अस्थायी विधि है। अगला है आपका देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजित एक बल्ब इतना एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति बताइए, ठीक है। तो बल्ब की शक्ति यहाँ जब आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बल्ब की शक्ति होगी आपकी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी यहाँ पे इतना वोल्ट की संयोजित यहाँ पे, तो आपका वोल्ट विभवांतर है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका विभवांतर हो जाएगा, ठीक है, विभवांतर ये हो जाएगा V इंटू ये आपकी धारा हो जाएगी, धारा, और धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I से, ठीक है। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, विभवांतर V कितना है 12 और I कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 36 वाट आ जाएगा, ठीक है, 36 वाट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 36 वाट, ठीक है, 36 वाट इसका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आसानी से। शक्ति कितना होता है, विभवांतर इंटू आई, यहाँ पे धारा होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट रखेंगे 36 वाट आ जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहा गया है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती है, ठीक है, अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया कब होती है कि जब आपका अभिकारक जो होता है, ठीक है, रिएक्जेंट जो होता है वो अपघटित होकर एक सरल उत्पाद में चेंज हो जाता है, एक सरल जो है आपका उत्पाद में जो है आपका अपघटित हो जाता है, अपघटन उसका हो जाता है, तो आपका क्या जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अम्लीय जो जल होते हैं, जैसे आपको H2O होता है, ठीक है, इसको जब विद्युत यहाँ पे विद्युत अपघटन यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है, तो इसका ये किस में चेंज हो जाता है, जो विद्युत अपघटन जो इसका कराया जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है आपका, ये चेंज होता था आपका H2O किस में, हाइड्रोजन गैस में और आपका ऑक्सीजन गैस में, ठीक है, O2 में। ये आपका क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ये आपका गैस होता है और ये आपका ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होता है। तो इसका जो अम्लीय जल होता है, ठीक है, अम्लीय जल, इसका जो आप विद्युत अपघटन कराते हैं तो आपके हाइड्रोजन गैस और किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन में, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 2, इसको भी आप 2 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका बैलेंस है। तो इस तरह से ये होता है अम्लीय जल का जब भी आप विद्युत अपघटन कराते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका अभिकारक होता है और ये क्या होता है, आपका उत्पाद होता है। तो इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी में कि जब एक अभिकारक जब अभिकारक, जैसे ये आपका अभिकारक है ये, तो अभिकारक विघटित होकर एक सरल उत्पादों में यहाँ पे सरल उत्पादों का निर्माण करता है, यानी इसमें आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपके सरल दोनों ही आपका उत्पाद हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, मतलब ये आपका जो है कह लीजिए कि थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल का जो क्वेश्चन था, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आप वहाँ पे जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आसानी से आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ना है ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत न हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा गया नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। फर्स्ट कथन यहाँ पे दिया गया है कि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है, ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है, विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है धातुएं। बंध बनाते समय क्या होता है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, बंध बनाते समय धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है।
तो ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो है कि धनात्मक प्रकृति की होती है, फर्स्ट जो है ये सेकेंड आपका बेहतर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। और धातुओं में भी क्या होती है, जो अंतिम कक्षा होती है धातुओं की, जो अंतिम कक्षा में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, 2 या 3 यहाँ पे होती है, ये आपकी अंतिम कक्षा में, ठीक है, ये धातुओं में होती है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखेंगे दोनों कथन सही है, मगर क्या है, जो कथन जो आपका सेकेंड है वो कथन एक की सही व्याख्या है, ठीक है। जो कथन सेकेंड है एक की क्या है, सही व्याख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखें। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आपका प्रकीर्णित प्रकाश का जो रंग है वो प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो किस पे निर्भर करता है, नीले रंग पे, ठीक है, नीले रंग पे। ये सबसे ज़्यादा जो आपका वो करता है, ये आपका नीले रंग पे जो है निर्भर करता है, क्योंकि जो तो यहाँ पे वायुमंडल में जितने भी आपके जलवाष्प होते हैं और उसमें जितने धूल कण होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस्सा होता है नीले रंग के द्वारा ये होता है, ठीक है। तो ये इस पर आपका निर्भर हो जाएगा नीला रंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि किसी वस्तु को इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर इतना सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु से वस्तु की दूरी बताइए, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी बताना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभी हम इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उत्तल दर्पण था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण। तो इसके लिए फोकस दूरी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर कह रहा है इतना सेंटीमीटर, तो वस्तु की ओर प्रतिबिंब को किससे यहाँ पर दिखाते हैं, v से। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है तो v से, और वस्तु की ओर है तो ये कितना हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर। तो दूरी पर कि इतने मतलब बनता है, तो वस्तु की दूरी यहाँ बताना है, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या है कि यूँ बतानी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दर्पण का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/v प्लस यहाँ पे 1/u = 1/f, ये होता है। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो आपका v है 1/-45 है, और क्या है आपका v u कितना है, u आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए u आपको निकालना है, ठीक है। 1/, ये आपको x यहाँ निकालेंगे, और ये आपका f कितना है, -1/50 दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद से ये तो इधर रहेगा 1/x, और ये कितना हो जाएगा, -1/50, और ये हो जाएगा +1/45, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जब का हो जाएगा। अब देखिए अगला देखें, अगला ये हो जाएगा 1/x = इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 जाएगा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/ अगर x यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2/45, ठीक है। और यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 45, मतलब माइनस यहाँ पे 45/2 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x = 22.5 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर दर्पण से वस्तु की दूरी हो जाएगी यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका दर्पण के फार्मूले से यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छे, 22.5 डिग्री यहाँ पे 22 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है, ठीक है। दहन अभिक्रिया, तो दहन अभिक्रिया के गुण में क्या होता है, जो भी आपके तत्व होते हैं, ठीक है, तो तत्व होते हैं वो आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे आपको जलते हैं, ठीक है। तो दहन अभिक्रिया में तत्व जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके कार्बन और ऑक्सीजन का जब यहाँ पे दहन अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे CO2 बनता है, और यहाँ पे ऊष्मा आपको उत्पन्न होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रकाश, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा यहाँ पे, इसके साथ में आपको ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है दहन अभिक्रिया में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपस्थिति में यहाँ पे जलता है, आपको तत्व जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे जलता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, ठीक है। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने ऐंठन होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे सटीक कारण क्या होता है, जो आपके पाइरुवेट अम्ल होता है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ठीक है। जो पाइरुवेट होता है इसका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इस कारण से क्या होता है, आपको यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे आपको जो है दौड़ के बाद से आपको ऐंठन महसूस होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, एन फेरो वाली एक परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, ये एन होता है, ठीक है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये आपका क्या होता है,
चुंबकीय क्षेत्र ये होता है बी म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। ये आपकी फेरो की संख्या होती है, ठीक है, फेरो की संख्या, और ये प्रवाहित विद्युत धारा होती है, ठीक है। उसमें आपका जो है फेरो की संख्या में जो आपकी विद्युत धारा होती है वो आपकी आई होती है, म्यू नॉट एन आई होती है। जिसको यहाँ पे याद रखेंगे, इसका जो परिमाण कितना होता है एन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। कोई भी आपको क्यूरी है, कोई भी सजेशन है, या आपको पढ़ाने में कोई भी आपको यहाँ पे डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जैसे ही यहाँ प्रैक्टिस सेट में लगभग 10 तक जो आपका 10 प्रैक्टिस सेट है फाइनल हो जाएगा, उसके बाद से हम एनसीईआरटी के जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे शुरू करेंगे साइंस को, और अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर, जैसे आपका पूरा केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाया गया, बायोलॉजी नहीं पढ़ाया गया, फिजिक्स में जो भी आपका बच गया है, या एक सीरीज से जो भी आपका है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।